हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज की वीडियो में हम बैलेंस शीट का रेजिड्यूटरी पार्ट, हमने लास्ट वीडियो में इफ़ यू रिमेंबर हमने शेयर कैपिटल डिस्कस किया था। अब उसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि हमारी सेकंड आइटम है शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखते हैं रिजर्व और सरप्लस में, देखिए क्या क्या आता है। रिजर्व इज़ द अमाउंट सेट असाइड दैट इज़ ट्रांसफर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है ना, उसमें से अगर पैसा जब साइड कर देती है, मतलब रख लेती है किसी पर्पज़ के लिए, किसी फ्यूचर पर्पज़ के लिए, किसी फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने रिजर्व को साइड में कर लिया, यानी कि पैसे को इकट्ठा कर लिया है कहीं और। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज अ सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के फेस पे दिखता है, जैसे बैलेंस शीट के फेस पे दिखता है, मतलब देखिए शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल जैसे फेस पे दिख रहा है, ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस फेस पे दिख रहा है। हालांकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आ सकता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अंडर द शेयर होल्डर फंड। ओके, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल आती है, फिर हमने शेयर कैपिटल को बहुत डिटेल में पढ़ा कि शेयर कैपिटल में क्या क्या हो सकता है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द शेयर होल्डर फंड। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003 प्रिस्क्राइब करता है कि इस रिजर्व हेड ऑफ में रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आ सकता है। देखिए लिखने को तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन हम जो हमारे काम के हैं, हमारे 12th क्लास के हिसाब से वो रीड करेंगे। एक बार देख लेते हैं सारे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदर रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखिए सुनिए, आप ऐसे समझिए जैसे आप क्या करते थे जब आप, अभी तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं सीखा है कंपनीज का, वो सीखेंगे। आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पता ही है, जो आप पहले बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के लिए या आप बनाते थे पार्टनरशिप के लिए। तो आखिरी में नेट प्रॉफिट आता था, और नेट प्रॉफिट पीएनएल से निकल के बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड होता था। समझिए ये वही है, ये जो लिखा है ना, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल ये सरप्लस। इस सरप्लस को हम वही बोलते हैं जो बैलेंस, जो हमारा प्रॉफिट हमने कमाया होता है वहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, ओके। और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप जानते हैं क्यों, आपने इशू शेयर चैप्टर पढ़ा या इशू डिवेंचर चैप्टर पढ़ा, तो वहाँ पे जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है शेयर या डिवेंचर एज द केस में भी, तो उसको पास सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। ये वही सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो कहाँ दिखाई देता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस में अपने काम की तो जो चीज़ें हैं वो हैं सिक्योरिटी प्रीमियम और सरप्लस, एंड सरप्लस को हम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके डन। इसके बाद देखिएगा बैलेंस शीट को देखते जाइए। थर्ड आइटम क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब देखिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट अपने टेस्टेबल नहीं है, एग्जाम में हमसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सिर्फ एक रीडिंग ले लेते हैं क्या है। एक्चुअली ये वो मनी होती है जो पैसा तो मिल गया है, लेकिन ना अभी शेयर होल्डर को शेयर इशू नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो पहले उन लोगों को देगी जिनका पैसा शेयर वारंट के फॉर्म में पड़ा हुआ है। देखिए, share received against share warrant give the holder right to get equity share on a specified date and at a specified value, thus at a predetermined price। यानी पहले से डिसाइड हो गया कि आप लोगों को इस डेट पे इतने शेयर मिल जाएंगे। सिंस दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, दीज आर क्लासिफाइड एज और शोन एज अ शेयर होल्डर फंड। क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी शेयर होल्डर फंड शेयर देना ही है, तो इसलिए शेयर होल्डर फंड में डाला गया है। एज आई सेड, सिर्फ एक रीडिंग कर लिया, काम हो गया, इसलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फॉर्मेट में आ रहा है ना, तो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप बोलेंगे सर आपने ये नहीं बताया, ये क्या था। ठीक, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है। इसी तरीके से जो अगली आइटम है, इसी तरीके से जो अगली मेन आइटम है, देखो हम सब हेड, ये तो हमारे सब हेड मेन हेड चल रहे हैं, उसके अंदर फिर सब हेड आ रहे थे। तो जो मेन हेड पहला था शेयर होल्डर फंड, वो खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा मेन हेड है, जबकि वो हमारे लिए काम का नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपने इशू शेयर चैप्टर पढ़ा था, आपने देखा था ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पैसा आ जाता है एप्लीकेशन का, वो पैसा कंपनी को वापस करना होता है। अब मान लीजिए बैलेंस शीट डेट तक वो पैसा अभी तक वापस नहीं गया, बट करना तो है ना, इसलिए ये वही पैसा है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है ना, जिनका अलॉटमेंट या तो वापस जाएगा या उनको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगेन आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो यू कैन स्किप इट। ओके, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सेगमेंट फिर शुरू होता है हमारा। तीसरा हमारा हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, लायबिलिटी को ना, जैसे हम नॉर्मली बोलते थे ना,
11th क्लास तक की लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है, कुछ वैसे ही है, बस थोड़ा सा कंपनी के हिसाब से स्पेसिफिक है, कुछ रूल्स है कि अगर वो क्राइटेरिया फॉलो होगा तो वो शॉर्ट टर्म होगी, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म होगी, इस तरह से रहता है। करेक्ट। देखिएगा, लाइबिलिटी आर क्लासिफाइड एज शोन एज और क्लासिफाइड एज शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब इसको हम लॉन्ग टर्म बोलते थे ना, अब उसको आगे से हम नॉन करंट बोलेंगे, यानी जो करंट नहीं है, और करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, तो यानी या तो करंट होगी या नॉन करंट होगी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है ना शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई है। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी इज डिफाइंड इन द शेड्यूल 3। ओके, करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी, अब यहाँ से शुरू होता है। अब यानी कि इन्होंने ना क्या किया, करंट लाइबिलिटी को डिफाइन कर दिया कि करंट लाइबिलिटी क्या होती है। तो बड़ा सिंपल हो गया, जो चीज़ ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगी वो करंट लाइबिलिटी होगी, और जो नहीं कर पाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। यानी नॉन करंट लाइबिलिटी को ना नेगेटिव वे में को डिफाइन किया। नेगेटिव वे क्या होता है उसके बारे में नहीं बताया, रादर बोल रहे हैं अगर वो करंट नहीं है तो वो नॉन करंट है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इसके 4 क्राइटेरिया हैं वैसे तो जो कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, बट अपने काम के 2 ही हैं। मैं इसी को डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप जानें इसको, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों बताऊं आपको। बेसिकली ये 2 पॉइंट आपके काम के हैं, सुनिएगा। और एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी आता है, कैसे, सुनिए। आपने सीखा था जब हम बोलते थे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, तो आपको क्या दिमाग में आता है, दिमाग में आता है एकदम 12 महीने, 12 मंथ्स, 1 साल। ठीक है ना, वही पॉइंट है। अगर कोई भी लाइबिलिटी, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट डेट के अगर ये कोई भी लाइबिलिटी ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट, तो वो लाइबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटी। विद इन 12 मंथ यानी 12 महीने तक अगर वो लाइबिलिटी पे करने वाले हो, यानी 1 साल के अंदर अंदर, तो वो करंट लाइबिलिटी है। ये मीनिंग आपको पहले से भी आता था, अब आपको ध्यान रखना है कि ये रूल रिमेन्स द सेम, कि अगर 12 महीने के अंदर लाइबिलिटी पे करनी है तो वो उसके हिसाब से होगी। यानी कि ध्यान रखना, हमें नाम के ऊपर नहीं जाना है। आपने एक लोन देखा, आपने कुछ वर्ड देखा, आपने बोला कि देखने में लग रहा है लॉन्ग टर्म है, देखने से मतलब नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका टाइम कितना है सेटल होने में, कब से, बैलेंस शीट डेट से। अगर वो 12 मंथ के अंदर सेटल होना है तो फिर वो करंट है, अदरवाइज वो नॉन करंट है। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा सुनिएगा, जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कह रहे 12 मंथ में हो रहा है तो ठीक है, अगर 12 मंथ में भी नहीं हो रहा तो अगर वो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे होने वाला है तो भी वो करंट है। नाउ अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या है समझिएगा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वर्ड आया, ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस का ना एक साइकिल होता है, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। साइकिल क्या मतलब, कैश का कैश में कन्वर्जन, कैश का कैश तक कन्वर्जन। सुनिए कैसे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कैश लेकर आए, ठीक है, फिर आपने मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर है तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कच्चा माल, ठीक है। उस रॉ मटेरियल को फिर आपने क्या किया होगा, काम करना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा काम हुआ होगा, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उस पर थोड़ा और काम हुआ, वो बन गया फिनिश गुड्स, ठीक है। फिर उस पर काम हो, फिनिश गुड्स बन गया, तैयार हो गया, फिर हमने उसको बेच दिया, अब वो सेल हो गया, ठीक है। अब सेल होने के बाद वो अगर क्रेडिट पे सेल हुआ होगा तो वो डेटर की फॉर्म में बन जाएगा, करेक्ट, डेटर्स, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, और फिर वापस वो कैश बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप बोल सकते हैं सर कैश सेल भी तो हो सकती है, हाँ, अगर वो कैश सेल्स होगी तो वो डायरेक्ट समझ लो यहीं से कैश बन जाएगा, यहाँ से सेल से सीधा कैश, अदरवाइज वो पहले डेटर बनेगा फिर कैश बनेगा। आप ये देख रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड है, मान लेते हैं कैश से रॉ मटेरियल खरीदने में मुझे 2 महीने लग गए, यहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल से बनने में 3 महीने लग गए, यहाँ पे 4 महीने लग गए, यहाँ पे फिर 3 महीने लग गए, यहाँ पे फिर 2 महीने लगे। ऐसे करते करते यू सी कि भाई 5 और 4 9 3 12 14 ऐसे करके मेरे को लाइट से मेरी जो कैश को कैश में वापस आने में, कैश से स्टार्ट हुई कहानी और वापस कैश मेरे हाथ आने में, यानी बिजनेस के हाथ आने में लग गए लेट से 14 महीने, 14 मंथ्स। तो अब पता है आपको, ये जो 14 महीने हैं ना, इसी को बोला जाता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल है। अब सोच के देखो, ये मेरी अलग होगी, किसी और बिजनेस की अलग होगी, अलग अलग बिजनेस की अलग होगी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे टाइम नहीं लिखा। उन्होंने बोला किसी भी बिजनेस की अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वो आपकी लाइबिलिटी सेटल होने वाली है तो वी विल कॉल इट क्या, करंट लाइबिलिटी। तो बहुत आसान हो गया, ध्यान से सुनना। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर मान लीजिए है क्रेडिटर्स, ये मेरी लाइबिलिटी होती है, हाँ होती है। अगर ये लाइबिलिटी को मुझे पे करने में अभी 13 महीने हैं, 13 महीने, तो पहले क्राइटेरिया के हिसाब से तो ये नॉन करंट बन जाएगा क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा हो गए।
बट फिर मैंने बताया नहीं मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की है, तो 14 महीने से तो अंदर अंदर पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी। जी हाँ, करंट लायबिलिटी है ये। तो दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर यू कि आपने देखा 12 महीने के बाद पे हो रहा है, बट फिर भी 14 महीने के अंदर हो रहा है। 14 महीने क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल। वो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल बता रखा होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, करेक्ट। तो दिस इज़ द न्यू थिंग यू हैव लर्नड, राइट। देखिए तो सेकंड क्या था, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। डन, बहुत बढ़िया। और बाकी देखिए, बाकी सिर्फ अगर मैं बोल भी दूं, अगर कोई भी लायबिलिटी ट्रेड करने के पर्पज से रखी हुई है, जैसे मैंने कब डिबेंचर इशू की है, ठीक है, वो लायबिलिटी होता है, लेकिन वो लायबिलिटी ना, वो जो डिबेंचर है वो मैं कभी भी बेच सकता हूँ, मैंने पर्पस ही है बेचने का, तो उसको बोलते हैं, जो मैंने कार्ड दिया था मैं पढ़ा देता हूँ आपको, हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग करने के पर्पज से, ट्रेड करने के पर्पज से रखा है, तो वो करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसको 12 महीने से ज़्यादा डेफर करने का यानी डिले करने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो वो भी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। जस्ट सेक ऑफ सेइंग कि मैंने बता दिया, बट काम नहीं आएगा, ठीक है। आएगा हमारे शुरू के 2 पॉइंट, उसी के ऊपर ये एक इलस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगी करंट लायबिलिटी क्या होता है। देखिए, अब मान लीजिए ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल्स क्या होता है, क्रेडिटर्स। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड पेबल्स अपने, अब जो आएगा ट्रेड पेबल्स क्या होता है। अभी क्या कह रहे हैं, क्लासिफाइड लायबिलिटी, ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी है, उसको नॉन करंट या करंट बताइए और गिविंग रीजन फॉर सच दैट, ठीक है, रीजन तो हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रेड पेबल है, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है कंपनी की, 10 महीने की, ठीक है, और पेबल कितना है, 8 महीने में। ध्यान से सुनना, आपकी कोई आपको 8 महीने में लायबिलिटी पे करनी है, तो 8 महीने में लायबिलिटी पे करनी है और उनका ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, तो वैसे तो ऑपरेटिंग साइकिल, और तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही पे कर रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी इस एंगल से भी हो गया और 12 महीने के अंदर भी हो गया, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। तो हालांकि मैं दोनों नहीं करने, कोई भी एक से होगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या बन गया इस क्वेश्चन में, ये हमारी CL हो गई, करंट लायबिलिटी। दूसरा, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 10 है लेकिन हमें 12 महीने में पे करना है। अब इसने ऑपरेटिंग साइकिल का क्राइटेरिया तो पूरा नहीं किया, उस हिसाब से तो नॉन करंट बनना चाहिए, बट 12 महीने का खुद का क्राइटेरिया होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, 12 मंथ्स, तो अभी भी ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। तीसरा पॉइंट देखो, ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 10, लायबिलिटी कितने दिन में पे करनी है, 15, तो ना तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम पे कर पा रहे हैं और ना ही 12 महीने के अंदर पे कर पा रहे हैं, तो इट बिकम्स क्या होगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी। इतना आसान है, बस ध्यान रखना है, दोनों में से कोई क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, आंसर इज येस, तो हाँ, अगर नहीं, दोनों ही नहीं हो रहे तो फिर नॉन करंट। अब देखो ये वाला 18 महीने में ऑपरेटिंग साइकिल है, हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल, और हम 15 महीने पे कर रहे हैं। अब 15 महीने से वैसे लगेगा यार 12 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, बट 18 से तो नीचे है ना, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। और लास्ट, आप 18 महीने में आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, आप 24 महीने में पे कर रहे हैं, तो 24 ना तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आया ना 12 के अंदर, तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर जिन्होंने बोला था ना रीजंस बताने वैसे मैंने आंसर नीचे दिए हुए, आप पढ़ना चाहें तो, लेकिन उन्होंने डिस्कस कर लिया। रीज़न यही होगा कि जैसे अगर आप करंट बोल रहे हो तो आप बताओगे कि बिकॉज इट इज़ पेड इन द 12 मंथ्स और इट इज़ पेड इन द विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, और जो दोनों नहीं कर पा रहे तो इसमें लिखना पड़ेगा इट इज़ नॉट पेबल नाइदर इन द ट्रेड 12 मंथ नॉर इन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये नॉन करंट हो गया, ठीक है ना। तो करंट दो हमारा फिर था नॉन करंट, करंट एंड नॉन करंट, तो आंसर हमने डिस्कस कर लिया है और दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल नाउ, करेक्ट। चलें आगे, चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी तो मैंने बताया कि वो नेगेटिव मैनर में डिफाइन की है। व्हाट इज़ नेगेटिव मैनर, मतलब उसके बारे में नहीं बताया, उसको ऐसे बोला, नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर नॉट करंट लायबिलिटी। जो करंट नहीं है वही क्या है, नॉन करंट है, ठीक है जी, ओके डन। तो यानी कि हमें यानी कि जब भी कोई लायबिलिटी देखना है तो अगर वो करंट होती है तो ठीक है, अदर उसको हम नॉन करंट बोलेंगे। बहुत बढ़िया। और करंट कैसे होती है वो हमने सीख लिया। अब देखो शेड्यूल 3, बार बार शेड्यूल 3 आता है तो इससे आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सारी बैलेंस शीट की कहानी है वो कहाँ लिखी है, शेड्यूल 3 में लिखी है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए नॉन करंट लायबिलिटी को कैसे क्लासीफाई किया है। क्लासीफाई मतलब उसकी कौन से टाइप हो सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऑपरेटिंग साइकिल नहीं भी बोलूँगा तो आप समझ जाना कि ऑपरेटिंग नॉन करंट का मतलब 12 महीने से ज़्यादा होगा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग तो यानी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एक टाइप बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ऐसा उधार, ऐसा लोन जो आपने 12 महीने से ज़्यादा के लिए ले रखा है, तो ये एक टाइप हो गई
लॉन्ग टर्म बोरिंग आर पेबल आफ्टर 12 मंथ या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो बैंक से या किसी और पार्टी से, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान देना, ठीक है ना। लोन्स एंड एडवांसेस अगर हमने किसी को दे रखे हैं इस लोन के अलावा, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक। और जैसे बैंक के अलावा किसी और से होता है, कई बार एडवांस होता है। एडवांस कैसे, जैसे हमने अपने डेटर से, हमने किसी अपनी पार्टी से उधार ले रखा, एडवांस ले लिया, माल नहीं दिया, और वो उधार, वो एडवांस अभी 22 महीने तक हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आ गया ना, तो अदर लोन एडवांसेस में आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का पैसा अपने पास रखा हुआ है, बैंक से लोन हो गया। बॉन्ड, डिवेंचर, आप जानते हैं डिवेंचर या बॉन्ड आर द सेम थिंग, डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके अंदर आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। उसके बाद लॉन्ग टर्म हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ना नॉन करंट लायबिलिटी की टाइप्स पढ़ रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी की टाइप्स। तो पहला बोला लॉन्ग टर्म बोरिंग, और लॉन्ग टर्म बोरिंग में वो डिवेंचर वगैरह आ गए। फिर दूसरा टाइप है नॉन करंट लायबिलिटी का, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगेन नॉट टेस्टेबल इन एग्जाम। क्या होता है, जस्ट मतलब नॉलेज बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन, आपके ना जब आप एक कंपनी टैक्स अपना कैलकुलेट करती है ना, तो टैक्स निकालने का जो तरीका होता है अकाउंट्स में थोड़ा अलग होता है और इनकम टैक्स में अलग होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ आइटम की वजह से वो जो डिफरेंस होता है ना, उसके अंदर से या तो कई बार कंपनी का जो टैक्स होता है वो डेफर हो जाता है, ठीक है, और कई बार उनको जल्दी पे करना पड़ जाता है, ठीक। तो ऐसे केस में कई बार हमारी असेट बन जाती है कि हमने पहले पे कर दिया बट हमारे को अभी पे नहीं करना था, तो डेफर टैक्स असेट, वो असेट में दिखाई देता है, ठीक है। और कई बार वो डेफर टैक्स लायबिलिटी। सिर्फ इतना याद रखना कि एक तरह का टैक्स का कुछ एडजस्टमेंट है, वी विल नॉट बी आस्क्ड, तो इसलिए कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, लेकिन बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, ये बात सही है। देखिए दिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्मेट है आपका। नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग बोला जिसके अंदर डिवेंचर वगैरह आए थे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मैंने जानबूझ के यहाँ से इग्नोर किया हुआ है, यानी अगर मैं डालना चाहता तो इसमें डेफर टैक्स लायबिलिटी में डाल सकता था, ठीक है। जो ए के बाद बी लिखा है ना, अदर लॉन्ग टर्म, उससे बीच में आता है ये। चलिए, अच्छा उसके बाद क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अदर देन, जो बोरिंग के अलावा, उसके अलावा और क्या हो सकती है, जैसे कि ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं। तो आप बोलेंगे सर वो तो करंट लायबिलिटी में होता है। अभी हमने सीखा ना, अगर मान लो उसमें मेरा क्रेडिटर है बट उसको मुझे 14 महीने पेमेंट करनी है और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है, करंट लायबिलिटी 12 महीने तो पूरा हो गया, तो वो तो नॉन करंट में आएगा। तो नॉन करंट में कहाँ आएगा, एक हेडिंग है क्या, बोरिंग्स, नहीं बोरिंग्स में नहीं आएगा, ठीक है। डेफर टैक्स तो छोड़ ही दो। अदर अब जो ये अदर का हेड है ना, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसके अंदर आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। वो बात जनरली आप देखेंगे कि ट्रेड पेबल करंट होता है ज़्यादातर, बट अब ज़्यादातर की बात नहीं है ना, अपने को पता होना चाहिए किस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड पेबल किस में आ गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और भी कोई लायबिलिटी अगर है जो कि 12 महीने के बाद पे करनी है बट ऊपर कहीं नहीं आ रही, तो वो अदर में आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह कोई प्रोविज़न, प्रोविज़न क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें अमाउंट स्पेसिफिकली पता नहीं होता बट हम एस्टिमेट बेस पे बना लेते हैं कि इसको हमें पे करना पड़ सकता है, ठीक है। इतना मतलब कितना पे करना है ये नहीं पता, बट ये पता है कि पे करना पड़ेगा, तो इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में डाल देते हैं। और वही जो 12 महीने के बाद के होंगे वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक, डन। तो यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी में बेसिकली 4 चीज़ें याद रखनी है, 3 चीज़ें याद, क्योंकि चौथी तो हमने नाम के लिए बोली है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसमें डिवेंचर, बॉन्ड या लोन वगैरह आया। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर कुछ भी लायबिलिटी जो ऊपर नहीं आ रही है वो इसमें आ जाएगी, जैसे क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल। और मान लीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, कोई ऐसा प्रोविज़न यानी ऐसा एस्टिमेशन जो हमें पे करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाती है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी समझना बहुत आसान है, जो हेडिंग हमने पढ़ी है ना, ऑलमोस्ट सारी हेडिंग वही है, बस समझ लो। अब वो चीज़ें आपको 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग था, उसमें लोन वगैरह आया, डिवेंचर वगैरह आया, अगर वही सब चीज़ें हमें 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है तो वही शॉर्ट टर्म में दिखाई दे जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है ना। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स, आउट्स, जो सब चीज़ें होती हैं इसकी हेडिंग बना दी थी अलग से। और कोई लायबिलिटी भी तो हो सकती है, जैसे आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको पे करना था वो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ओके, एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए सबसे पहले करंट लायबिलिटी में आ गया आपका ट्रेड पेबल, द टर्म ट्रेड पेबल डिफाइंड इन द एज अमाउंट। इसमें सॉरी मैंने डिस्कस तो कर लिया बट इसमें ऊपर वाला एक वो रह गया शॉर्ट टर्म बोरिंग, चलो तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। तो ट्रेड पेबल दूसरा है, ट्रेड पेबल में बेसिकली क्या आ जाता है आपका,
जो आप नॉर्मली बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, माल बेचते हैं वगैरह, खरीदते हैं, तो उसकी जो लाइबिलिटी राइज होती है जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी में जो करंट लाइबिलिटी ऊपर नहीं आएगी, लोन वगैरह नहीं है, ट्रेड पेबल्स नहीं है, बट फिर भी आएगा, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स, ठीक है ना। एक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ है, एक्रूड हो गया और ड्यू भी हो गया है, ठीक है ना। आपको कोई एडवांस इनकम आ जाती है, ये सब तो हम अकाउंटिंग का वैसे ही जानते हैं ना। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है तो उसमें आ जाता है, और कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो भी करंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी हो जाती है। और लाइबिलिटी क्योंकि विद इन 12 मंथ्स के अंदर सेटल होनी होगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी आपकी अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। अदर में क्यों आया, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का जो हेड है उसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, उसमें तो नहीं गया, और अपना क्या है ट्रेड पेबल, उसमें भी नहीं गया। तो फिर बाकी अदर का कॉलम है जिसमें बाकी लाइबिलिटी दिखती है। एडवांस इनकम हो गई, अनपेड डिविडेंड, जब हम डिविडेंड के बारे में सीखेंगे, वैसे चैप्टर में तो बताऊंगा ज़्यादा डिटेल में, आप ऐसे समझिए वो डिविडेंड जो अभी शेयर होल्डर को लेने आना था बट उसने लेने नहीं आया, हमारे पास पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड। कॉल इन एडवांस, आपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ा, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में आपके पास कभी कभी पैसा एडवांस में आ जाता है, एप्लीकेशन का बना एक्स्ट्रा आ जाता है, वो पैसा कहाँ पड़ा रहता है, कॉल इन एडवांस। वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए याद रखने के लिए कि कॉल इन एडवांस को हम कहाँ दिखाते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है। और अदर पेबल्स क्या हो सकते हैं जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल, पीएफ का पैसा, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है, आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा, ठीक है, ये सब कहाँ आएगा, अदर पेबल्स में आ जाएगा। वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही थी ना, तो अगर कोई और खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। ओके, और लास्ट है करंट लायबिलिटी का हेड में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या है, ऐसे प्रोविज़न जो हमने बना रखे हैं जो हमें 12 महीने के अंदर पे करने पड़ेंगे, जिनका अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता था बट हमने प्रोवाइड कर दिया अपनी बुक्स के अंदर। प्रोविज़न इज़ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विच इज़ नॉट डिटरमाइंड बट इज़ एस्टिमेटेड। समझ में आया, ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितनी होगी बट हमें एस्टिमेट कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आर द प्रोविजन विच इज़ आर पेबल 12 मंथ्स। वो सब बात तो आएगी आएगी, जब हम करंट लायबिलिटी पढ़ रहे हैं तो 12 महीने वाली बात या ऑपरेटिंग साइकिल वाली बात बार बार आएगी, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है ना। ओके, अब ये आइटम सारी की सारी में क्या क्या आ सकता है, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कोई है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस है, कोई खर्चा है उसका मैंने प्रोविजन बना रखा है कि मुझे करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज़ में आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और कोई भी अदर प्रोविजन। तो दीज आर द अदर प्रोविजन वाली आइटम हो गई, ठीक है ना, समझ में आया आपको, डन। ओके, तो ये हमारी अब बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला पार्ट, लायबिलिटी वाला पार्ट और इक्विटी वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस द एसेट साइड पार्ट, बट फॉर द टाइम बिंग हमने क्या किया, लायबिलिटी वाला पार्ट सारा समझ लिया है। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है सर इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैं एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो वहाँ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, तो अब समझ में आ गया होगा, एक बार रिकैप कर लें 2 मिनट लगा के। हम इक्विटी लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी साइड को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आया, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल एक मेजर आइटम थी, जिसमें आपको याद होगा हमने ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड और इशूड शेयर कैपिटल पढ़ी, और इसमें कुछ वेरिएशंस भी थे वो पढ़ लिए। फिर हमने रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है, ठीक है। मनी रिसीव वारंट इतना खास नहीं है, ये इतना खास नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो जो विद दैट इज टू बी पेड इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, और जो उसको क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता वो नॉन करंट, ठीक है जी। नॉन करंट समझ में आ गया, बट नॉन करंट में क्या क्या आ सकता है, नॉन करंट में आ सकता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे कि कोई लोन होगा, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या हो सकता है, कोई भी ट्रेड पेबल्स वगैरह जो 12 महीने के बाद पे करना होगा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कोई प्रोविज़न या एडवांस जो अपने को हमने क्या किया होगा, जिसका 12 महीने के बाद का एस्टिमेशन है। फिर शॉर्ट टर्म में बोरिंग, सेम लोन आ सकता है लेकिन 12 महीने के अंदर पे करने वाला। जब मैं 12 बोल रहा हूँ तो मतलब ऑपरेटिंग साइकिल वाला पॉइंट है। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, बिल्स पेबल वगैरह। अदर करंट लायबिलिटी जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग वगैरह, एडवांस एक्सपेंसेस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये करके हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है पूरा लायबिलिटी का बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला हिस्सा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द असेट साइड, ठीक है। तो होप आपको बात सारी समझ आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ ब्रेस जो आपका है वो करिएगा। थैंक यू।